हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। आइए देखते हैं ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जब दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइए देखते क्या है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर का। कंसीडर टू पॉइंट ऑफ बॉडीज़ m1 m2, दो मास लिए हैं क्योंकि टू बॉडीज़ के बीच में बोल रहा है। m1 m2 दो मास लिया गया है, प्लेस एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रख दिया गया है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसका एक फार्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है यहाँ, तो यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं कैपिटल जी को, जिसका कि वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। ग्रेविटी किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, डेट इज ग्रेविटी ऑफ फोर्स बाई विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। The acceleration produced in a body due to force of gravity is called acceleration due to gravity। तो अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। और द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और जो अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है बॉडी में ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। डिनोटेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो शेप से, साइज से, मास से, ये सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। इफ़ ए मैन जंप विथ वेलोसिटी v, अगर एक आदमी वेलोसिटी v से जंप कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से, एक इंसान है वो v सरफेस से ये v वेलोसिटी से जंप कर रहा है, तो हाइट अटेंड बाई मैन इज़ v स्क्वायर बाई 2g। तो वो जो इसका हम लोग हाइट निकाल सकते हैं कि कितना हाइट से कूदा, तो वो v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। v स्क्वायर वेलोसिटी पूछेगा कि वेलोसिटी डबल हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है उसका स्क्वायर कर लेंगे और 2 और g का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द वैल्यू ऑफ g ऑन मून इज़ लेस देन डैट ऑफ अर्थ, जो वैल्यू है g का वो मून पे कम है अपने अर्थ से। हेंस ऑन मून पे एक मैन जंप करता है हायर देन द अर्थ से ज़्यादा। जी वेरिएशन हम लोग देखते हैं वेट mg। तो फर्स्ट क्या है, तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीज़ करेगा विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। g का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा कब, जब अर्थ जो है वो चाहे तो हाइट पे होगी या डेप्थ पे होगी तब। सेकंड में क्या है कि g जो है, देखिए एक यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, ये इक्वेटर है, तो नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम होगा हमेशा, साउथ पोल पे भी मैक्सिमम होगा। जी जो है वो हमेशा पोल्स पे मैक्सिमम होगा और जी जो है वो मिनिमम होगा कहाँ, यहाँ इक्वेटर पे हमेशा कम होगा। जी डिक्रीज़ करेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जी जो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमेशा उसका वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद फिर क्या है कि जी डिक्रीजेज़ if angular speed of earth increases and increases if angular speed of earth decreases। क्या कह रहा है, अर्थ की एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो g का वैल्यू डिक्रीज होगा। if the angular speed of earth becomes 17 times is its present value a body on the equator becomes weightless। क्या कह रहा है कि अगर, हाँ क्या कहता है कि अच्छा पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिर एंगुलर स्पीड क्या है, इसको समझते हैं तब आगे समझ में अच्छा आएगा। एंगुलर स्पीड क्या है, तो अर्थ
जो है वो सन के आसपास गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ जो है वो सन के आसपास चारों ओर गोल गोल घूम रही है। अर्थ जो है जितना भी यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो अर्थ का एंगुलर स्पीड होगा। हाँ, और इसलिए स्मॉल जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंगुलर स्पीड का। अब देखते हैं हम लोग कि इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकम 17 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू से 17 गुना अधिक होता है, अ बॉडी ऑन द इक्वेटर बिकम्स वेटलेस। अब जो अर्थ की एंगुलर स्पीड है वो अर्थ की प्रेजेंट स्पीड से 17 टाइम्स जो है वो इक्वेटर पे जाकर बॉडी वेटलेस हो जाएगी। 17 टाइम्स जो है ज़्यादा हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इक्वेटर पर जाकर बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाएगी। वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट, आइए हम लोग ये देखते हैं। पहले तो समझते हैं कि एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है और वो लिफ्ट है। पहले लिफ्ट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर जैसा आता है केस को हम लोग बताते हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि इफ़ लिफ्ट इज़ स्टेशनरी और यूनिफॉर्म स्पीड पे है, मतलब लिफ्ट एक जगह पे खड़ी है, कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है या तो फिर स्टेशनरी है, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, द एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इट्स ट्रू वेट। मतलब अगर बॉडी स्टेशनरी है, v अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 है तो क्या हो जाएगा कि जो बॉडी, जैसे बॉडी का पहले वेट 50 kg है तो वो ट्रू वेट वही सेम रह जाएगा, इक्वल वेट रह जाएगा। 50 kg है तो 50 kg ही रह जाएगा। सेकेंड केस में क्या है कि इफ़ बॉडी गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज़ मोर देन ट्रू वेट, अगर एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ, अप की तरफ जा रही है तो बॉडी वेट जो है ट्रू वेट से बढ़ जाएगा। मतलब अगर 50 kg का बॉडी है तो वो 50+ kg का हो जाएगा, मतलब 50 kg प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं। हाँ, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, तो इफ़ लिफ्ट इज़ गोइंग डाउन टू द एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट जो है वो डाउन टू द एक्सेलरेशन जाएगा, द एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज़ लेस देन द ट्रू वेट, तो क्या होगा, बॉडी वेट जो है ट्रू वेट से कम हो जाएगा। यानी पहले जो 50 kg का जो बॉडी है वो 50 kg से कम हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या कहता है कि इफ़ द कॉर्ड ऑफ लिफ्ट इज़ ब्रोकन, अगर जिससे लिफ्ट बांधी है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, अगर वो टूट जाता है, फ्री फॉल हो जाता है, तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वेट ऑफ बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स 0। तो ऐसे में अगर फ्री फॉल होता है तो बॉडी वेट जो है वो 0 या वेटलेस हो जाती है। दिस सिचुएशन इज सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, ये सिचुएशन जो है वेटलेसनेस हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। फिफ्थ में क्या कहता है कि फिफ्थ केस में है कि वाइल गोइंग डाउन, जब हम लोग नीचे जा रहे होते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज़ मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अ बॉडी इन द लिफ्ट गोज़ इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ये लिफ्ट की बात करें, हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए, उस केस में पर्सन जो है, उस केस में जो पर्सन है उसका सर जो है सीलिंग से टकरा जाएगी, उसका सर जो है सीलिंग, लिफ्ट का जो सीलिंग है उससे टकरा जाएगी। अब देखते हैं कि ये 5 केस है। आई होप आप लोग ईजिली समझ पाए होंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कैसा समझा रही हूँ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है, तो फर्स्ट में देखते हैं क्या है। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। क्या कहता है कि एक ये यहाँ सन है और यहाँ ये प्लैनेट मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट मूव कर रही है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रही है। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड केस में क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विथ सन एट द ओरिजिन स्वीप्स आउट एरिया इक्वल टू द टाइम दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा उसका एरियल वेलोसिटी, मतलब जो प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी है उसको हम लोग k से डिनोट करते हैं, और वो अराउंड द सन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी।
और क्या है, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ इज डैट स्पीड ऑफ प्लैनेट इंक्रीज करेगा व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन और डिक्रीज व्हेन द प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन। अगर एक यहाँ हम लोग अगर ये सन लेते हैं और ये प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट यहाँ नज़दीक में होगी सन से नज़दीक में होगी वो ज़्यादा वो करेगी, वो प्लैनेट क्लोजर जो है वो उसका स्पीड प्लैनेट इंक्रीज़ करेगा, जो प्लैनेट क्लोजर है उस प्लैनेट का स्पीड बढ़ जाएगा, और जो दूर है, जो यहाँ है दूर है, उसका हमेशा कम जाएगा, घट जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी घट जाएगा, और ये जो पास में है उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज़ मैक्सिमम है व्हेन इट इज़ पेरिगी क्या कहते हैं, इसको हम लोग जहाँ बढ़ेगा उसको हम लोग पेरिगी बोलते हैं, और जहाँ घटेगा मिनिमम जहाँ होगा उसको हम लोग एपोगी बोलते हैं। ठीक है, ये एपोगी और ये पेरिगी। तो थर्ड पॉइंट में आते हैं, क्या है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ क्या कह रहा है, तो नीचे देखते हैं, वही चीज़ नीचे लिखा है, इफ़ टी इज़ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड आर इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, डेट इज़ टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यू का। ये है अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ। क्लियरली डिस्टेंट प्लैनेट हैव लार्जर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द time period of nearest planet Mercury in 88 days, whereas the time period of farthest planet Pluto is 247.7 years। क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंट प्लैनेट है उनका पीरियड जो है ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा, और पास वाले जो है उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है क्या होगा, कम होगा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कम होगा। मरकरी एक चक्कर 88 डेज़ में लगाती है, वहीं प्लूटो जो है वो 247.7 ईयर्स में लगाती है। हाँ, हालांकि प्लूटो अभी प्लैनेट नहीं है, वो डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरी में आता है, पहले हुआ करता था प्लैनेट, अब प्लैनेट नहीं है वो, अब वो डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरी में आता है। देखते हैं आगे। सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सैटेलाइट जो है नेचुरल या आर्टिफिशियल बॉडी है और रिवॉल्व करता है प्लैनेट के चारों ओर अंडर उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में। मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट, मून जैसे कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वहीं पे इनसैट आईवी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ का, ये नेचुरल है, और ये इनसैट आईवी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और वाइटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, और वाइटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट में है, और वाइटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। और वाइटल स्पीड जो है सैटेलाइट का वो मास से उसका कोई लेना देना नहीं है। हैंस सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस हैव सेम और वाइटल स्पीड। अगर जो एक सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उसके चारों तरफ सैटेलाइट मूव अगर कर रहे हैं, 3 सैटेलाइट अगर है, तीनों 3 मास का m1 m2 m3 लेते हैं, तो m1 m2 m3 की ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे करेगा डिपेंड, और हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेजर विल बी ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहता है कि अगर अर्थ है तो अर्थ और उसका एक ये प्लैनेट है, अर्थ है, और उसके साइड में ये कर रहा है सैटेलाइट, ये मूव कर रहा है, ये अर्थ है और इसके सैटेलाइट 2 सैटेलाइट अगर है, तो जिसका रेडियस कम होगा और जिसका एक रेडियस दूर होगा, तो रेडियस जहाँ कम होगा वहाँ ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा होगी, रेडियस जहाँ ज़्यादा होगा ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। वही तो बोल रहा है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है जो नियर है अर्थ सरफेस के, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट क्या है, टाइम टेकन बाई अ सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। कितने टाइम में सैटेलाइट एक चक्कर पूरा कर रहा है अराउंड द प्लैनेट, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। डेट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट बाई ऑर्बिटल स्पीड। अब क्या कहता है, तो यहाँ ये कह रहा है क्या कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेटर द हाइट मोर विल बी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, कि जितना नज़दीक का होगा
पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करेगा किस पे, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट पे, अर्थ सरफेस उसका कितना दूरी है उस पर करेगा। अ ग्रेटर हाइट, अगर ज़्यादा हाइट है तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है उसका ज़्यादा होगा। फिर पीरियड ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, उसको मास से कोई लेना देना नहीं है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 आवर 24 मिनट्स 84 मिनट्स, मतलब जो सबसे नज़दीक का सैटेलाइट है अर्थ का, वो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है 1 आवर 24 मिनट यानी 84 मिनट। यहाँ देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इफ़ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे हमारा जो अर्थ है वो भी वेस्ट टू ईस्ट जाता है, रोटेट कर रही होती है। सेम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब अर्थ होता है, वो भी वैसे ही अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में ही वो भी रिवॉल्व करती है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, जितना कि अर्थ अपने एक्सिस में इट्स ओन एक्सिस 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उतना ही में कंप्लीट करती है। देन द सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी, लेकिन अपीयर करती है ऐसा लगती है कि रुकी हुई है रिलेटिव टू अर्थ। सच अ सैटेलाइट कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, ये 36,000 किलोमीटर के रीच पे ये जो है ये वर्क करती है। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, और इसको हम लोग पार्किंग ऑर्बिट से भी जानते हैं। आर्थर सी क्लार्क was first to predict that a communication satellite can be stationed in geosynchronous orbit, और ये जो है आर्थर सी क्लार्क वो प्रिडिक्ट किए थे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे स्टेशन किया जाएगा। आते हैं देखते हैं इसके वेलोसिटी क्या है। इसके वेलोसिटी, तो इसके वेलोसिटी इज़ दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड from the surface of earth so as it goes to the gravitational field of earth and never return to earth। इसके वेलोसिटी जो होता है मिनिमम वेलोसिटी होता है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है सरफेस से, अर्थ सरफेस से, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के बाहर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता है अर्थ पे। इसके वेलोसिटी जो है उसका मास, शेप और साइज़ और बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, और एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके वेलोसिटी इज़ कॉल्ड सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी को सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी कहते हैं। और फॉर अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहीं मून के लिए होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।